हेलो दोस्तों, ऑल इन वन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अभी हाल ही की खबर जिसमें चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं और किस किस तारीख को किस राज्य में चुनाव होंगे, और हम जानेंगे कि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आचार संहिता क्या होती है, आचार संहिता का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, और हम जानेंगे कि चुनाव आयोग ने जो चुनावी खर्च करने की जो लिमिट को बढ़ा दिया है वो कितना बढ़ाया है, तो इससे पहले ये लिमिट कब बढ़ाई गई थी, और इसके अलावा हम जानेंगे कि चुनाव में जो धांधली होती है, निष्पक्ष चुनाव कैसे क्या कराया जाए। तो इन सब बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानकारी मिलती रहे और आप करंट से अपडेट होते रहें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन किन राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब और गोवा। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होगा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और 202 सीटें जिस पार्टी को मिलेंगी उसी की सरकार बनेगी, यानी बहुमत का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 202 है। उत्तराखंड में 14 फरवरी को इलेक्शन होगा। 70 सीटों पर चुनाव होंगे, 36 पर बहुमत होगा। मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होगा। पहला चरण 27 फरवरी को और दूसरा चरण 3 मार्च को। यहाँ पर 60 सीटों पर चुनाव होगा और 31 पर बहुमत होगा। पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होगा, जहाँ पर 117 सीटें हैं और 59 सीटों पर बहुमत है। गोवा में भी 14 फरवरी को चुनाव होगा, जहाँ 40 सीटों पर चुनाव होगा और बहुमत का आंकड़ा 21 है। सभी राज्यों के जो नतीजे हैं वो 10 मार्च को आएंगे। अब हम देखते हैं कि जो यूपी में जो चुनाव होंगे, 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा, दूसरा चरण 14 फरवरी, तीसरा चरण 20 फरवरी, चौथा चरण 23 फरवरी, पाँचवा चरण 27 फरवरी, छठा चरण 3 मार्च और 7वां चरण 7 मार्च को होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि 14 फरवरी को सारे राज्यों में चुनाव होंगे। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर मीम बनाए जा रहे हैं, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 14 फरवरी को युवा वोट डालेंगे या वैलेंटाइन डे मनाएंगे। चुनाव आयोग पर एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि देश में कोरोना की लहर चल रही है, देश में ओमिक्रॉन के केस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या ऐसे में चुनाव कराना ज़रूरी था। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है, हम चुनाव में कोई भी दिक्कत नहीं होने देंगे। दिव्यांगों, 80 से ऊपर के बुजुर्गों और कोविड पेशेंट को घर से मतदान की सुविधा दी जाएगी और 800 पोलिंग बूथ पर सुरक्षाकर्मी और मतदान कर्मी केवल महिलाएं होंगी। अब हम देखते हैं कि चुनाव आयोग ने कौन सी बड़ी बड़ी बातें की हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि आपराधिक आरोप वाले उम्मीदवारों को अपना इतिहास बताना होगा, उनके ऊपर कौन कौन से आपराधिक मामले चल रहे हैं ये उनको बताना होगा। और इस बार एक सुविधा ये भी दी है कि उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन भर सकेंगे। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हर बूथ पर मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था हमने कर दी है, ताकि चुनाव में कोई भी दिक्कत नहीं आए, और चुनाव में धन बल का इस्तेमाल भी रोका जाएगा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने 5 बड़ी बातें और की हैं। पहली बात, चुनाव आयोग ने कहा है कि इस बार चुनावी सभा रैलियां नहीं होंगी, केवल वर्चुअल प्रचार होगा, और जो कोरोना संक्रमित हैं वो भी वोट डाल सकेंगे। मरीजों को पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी, यानी जो कोविड मरीज़ हैं उनको घर से ही वोट डालने की छूट दी जाएगी, उनको पोस्टल बैलेट के ज़रिए वो घर से ही वोट डाल सकेंगे। और चुनाव आयोग ने कहा है कि हमने 16% पोलिंग बूथ बढ़ाए हैं, 2,15,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन बने हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है
कि पोलिंग बूथ पर मैक्सिमम वोटर्स 1200 से 1500 ही होंगे और चुनावी खर्च की सीमा भी बढ़ा दी है। बड़े राज्यों में अब 40 लाख खर्च कर सकेंगे। अब हम जानते हैं कि चुनाव आचार संहिता में कौन कौन से प्रतिबंध लागू होते हैं। तो सबसे पहला प्रतिबंध तो आचार संहिता नई योजनाओं और निर्माण कार्यों पर लागू होती है। जन उपयोगी योजनाएं जो पूरी होने की स्थिति में हों वो नहीं रुकती हैं, उन पर कार्य चलता रहता है और जन उपयोगी योजनाओं को अधिकारी ही शुरू कर सकते हैं। यानी अगर कोई ऐसी योजना है जो जनता के लिए ज़रूरी है तो उनको अधिकारी शुरू कर सकते हैं, लेकिन कोई भी MP या MLA आचार संहिता लागू होने के बाद नई योजना को शुरू नहीं कर सकते और जो काम पूरे हो चुके हैं उनका भुगतान भी आचार संहिता के अंदर हो सकता है। सवाल ये है कि आचार संहिता कब लागू होती है और कब तक लागू रहती है। तो आचार संहिता जिस दिन चुनाव की तारीखों की घोषणा होती है उसी दिन से लागू हो जाती है और जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आता है उस दिन तक लागू रहती है। यानी कि चुनाव की तारीखों की घोषणा वाले दिन से लेकर चुनाव का रिजल्ट आने तक सारे नए काम बंद रहते हैं, आचार संहिता लागू रहती है। अब हम देखते हैं कि जो चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च करने की जो लिमिट बढ़ा दी है वो कितनी बढ़ाई है। इससे पहले क्या लिमिट थी और अब कितनी बढ़ा दी है। इससे पहले बड़े राज्यों जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र वगैरह में एक MP को 75 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति थी, जिसको अब बढ़ाकर 95 लाख कर दिया गया है। और छोटे राज्य जैसे गोवा और मणिपुर, इन राज्यों में एक MP को मैक्सिमम 54 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति थी, जिसको अब बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया है। और विधानसभा चुनावों में जो चुनाव में खर्च करने की लिमिट थी वो बड़े राज्यों में 28 लाख थी, जिसको बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। और छोटे राज्यों में जैसे गोवा, मणिपुर, इन राज्यों में चुनाव की लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख कर दिया है। अब हम देखते हैं कि आचार संहिता के अंदर मौजूदा सरकार क्या नहीं कर सकती। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों वो प्रचार के लिए सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते और सरकार किसी भी अधिकारी या कर्मचारी की न तो पोस्टिंग कर सकती है और ना ही किसी अधिकारी का ट्रांसफ़र कर सकती है। और इसके अलावा सरकार विज्ञापन जनसंपर्क के लिए सरकारी फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकती है और किसी भी नई योजना की ना तो शुरुआत हो सकती है ना ही किसी प्रोजेक्ट का उद्घाटन या शिलान्यास हो सकता है। और मुख्यमंत्री और अन्य दूसरे मंत्री किसी भी सायरन वाली गाड़ी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इस लिमिट को लास्ट बार कब बढ़ाया गया था। तो 2014 में इस लिमिट को बढ़ाया गया था और 2020 में इसमें 10% का इंक्रीज़ किया गया था। और चुनाव आयोग किस एक्ट के तहत कार्रवाई करता है और जो प्रत्याशी चुनाव आयोग की शर्तों का पालन नहीं करते हैं उनको किस एक्ट के तहत दंडित किया जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट RPA 1951, इसके तहत भारत में चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग इसी एक्ट के तहत चुनाव कराता है। इसी एक्ट के सेक्शन 77 के तहत हर उम्मीदवार को इलेक्शन का रिजल्ट आने के 30 दिन के अंदर चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी देनी होती है कि उसने चुनाव में कितना खर्च किया है। जो कैंडिडेट 30 दिन के अंदर की जानकारी नहीं देता है या उसकी जानकारी में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन होती है या जिस कैंडिडेट ने चुनाव आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज़्यादा खर्च किया होता है तो उस पर चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। अब आप कहेंगे कि साहब ऐसा कहाँ होता है, जितने भी MP MLA खड़े होते हैं उनका तो करोड़ों रुपए का खर्च होता है, वो तो इस लिमिट से बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, तो चुनाव आयोग उन पर कार्रवाई कहाँ करता है। तो असल में होता क्या है कि चुनाव आयोग उसी पैसे की काउंटिंग करता है जो प्रत्याशी अपने अकाउंट से खर्च करता है। लेकिन प्रत्याशी क्या करते हैं कि वो किसी दूसरे के अकाउंट से पैसा खर्च करा लेते हैं, जिसके द्वारा चुनाव में हेराफेरी कर दी जाती है। लेकिन अगर जो प्रत्याशी 30 दिन के अंदर अपनी खर्च की लिमिट नहीं दिखा पाता है
या उसकी लिमिट चुनाव आयोग द्वारा तय की गई लिमिट से ज़्यादा बैठती है तो चुनाव आयोग सेक्शन 10A के तहत उस पर कार्रवाई करता है। उस पर कार्रवाई क्या होती है कि 3 साल तक की सज़ा या 3 साल तक उसकी विधायकी सस्पेंड हो सकती है। अब हम जानेंगे क्या कदम उठाए जाने चाहिए। ऐसे क्या कदम उठाए जाएं कि जो प्रत्याशी हैं वो बेतहाशा खर्च ना करें और जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद ना हो, और विधानसभा या संसद में अच्छे व्यक्ति चुनकर जाएं। तो उसके लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले तो चुनाव में नामांकन भरने के लिए मिनिमम शैक्षिक योग्यता लागू की जाए। जैसा कि हम देखते हैं और सरकारी नियुक्तियों में शैक्षिक योग्यता ज़रूरी होती है, उसी तरह सरकार को ये एक्ट लाना चाहिए कि जो भी चुनाव में प्रत्याशी खड़ा होगा उसके लिए मिनिमम शैक्षिक योग्यता लागू की जाए। दूसरा, सरकारी नियुक्तियों की तरह एक एग्ज़ाम टेस्ट पास करना अनिवार्य कर दिया जाए, यानी कि जो भी प्रत्याशी चुनाव में खड़ा होगा, जो भी चुनाव में नामांकन भरेगा, उसको एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी है। और तीसरा और सबसे ज़रूरी कि अपराधियों को चुनाव लड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। जिस तरह के सरकारी नौकरी में जिस पर आपराधिक मामले चल रहे होते हैं उसको सरकारी नौकरी नहीं दी जाती है, तो इसी तरह जिसके खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हों उसको चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे कि हमारे विधानसभा में और संसद में साफ सुथरे लोग पहुंच सकें। और इसके अलावा चुनावी पार्टियों को मिलने वाले चंदे को भी सार्वजनिक करना अनिवार्य किया जाए, जिससे कि भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात, जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, एक देश एक चुनाव का फार्मूला लागू किया जाए। सारे चुनाव एक साथ कराए जाएं, चाहे वो MP के चुनाव हों चाहे वो MLA के चुनाव हों। एक साथ चुनाव करने से जो बार बार चुनाव करने का खर्च बढ़ता है वो बचेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि जो राज्यों के चुनाव में हज़ारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं वो भी देश के विकास के काम में आएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह करंट से जुड़ी हुई खबरें मिलती रहें। धन्यवाद।